तो आपने यहाँ पर रेल मंत्री को सुना, उनकी तरफ से एक टर्म का इस्तेमाल किया गया जिसमें कहा गया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन क्या आप ये समझ पाए हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है? अगर नहीं तो आगे अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे ये काम करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? इस सिस्टम से ट्रेन की पटरी बदल जाती है, जो कि अक्सर हम आसान भाषा में सुनते भी हैं। इसके अलावा ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने का काम भी इंटरलॉकिंग की तरफ से ही किया जाता है। ट्रेनों की पोजीशन, स्पीड का पता भी इंटरलॉकिंग से ही पता चलता है। ये तमाम चीजें जो इंटरलॉकिंग की वजह से पॉसिबल होती हैं। सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए भी इंटरलॉकिंग पॉसिबल हो पाती है, ट्रेनों के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए क्या कुछ काम है। इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल और ट्रैक सर्किट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि इसके बिना ट्रेन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और हादसे की आशंका बढ़ सकती है। ट्रेनों को कंट्रोल करने में अहम भूमिका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की है। ट्रैक सर्किट सेंसर की मदद से ये एक्टिव रहता है। तो ये तमाम काम है इंटरलॉकिंग के जो हम आपको बता रहे हैं। रिमोट मॉनिटरिंग करनी हो, कंट्रोल करना हो तो इंटरलॉकिंग ही सपोर्ट करता है ट्रेन को, ताकि सारे ऑपरेशन ट्रेन पॉसिबल कर पाए। ट्रेनों का ट्रैक भी इंटरलॉकिंग के आधार पर ही तय किया जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ट्रेनों का ट्रैक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की। इसके अलावा देखिए स्विच पॉइंट में सिग्नल के जरिए ट्रेनों का जो रूट सेट होता है उसके लिए भी इंटरलॉकिंग की जरूरत पड़ती है। इंटरलॉकिंग ऑपरेटर ट्रेनों के रूट को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। सही ट्रैक तय होने से ट्रेनों की टक्कर रोकी जा सकती है और इसी में खामी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है। देखिए, इंटरलॉकिंग से सिग्नल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि अगर यहां पर चूक हुई तो एक बड़ा हादसा सामने आ सकता है। हरी या लाल बत्ती से ट्रेन ड्राइवर को ये संकेत मिलते हैं कि अब उसे क्या करना है, किस ट्रैक पर जाना है, क्या पटरी बदलनी है। इसे कौन नियंत्रित करता है ये भी समझिए। देखिए, रेलवे कंट्रोल रूम से इसे मैनेज किया जाता है, जो पूरा कंट्रोल ही कंट्रोल रूम के पास होता है। इंटरलॉकिंग ऑपरेटर के हाथों में इसकी पूरी कमान होती है। रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के जरिए इसे मैनेज करने का, यानी कि कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो ये तमाम काम है जिसके जरिए हम आपको बता रहे थे कि कैसे इंटरलॉकिंग जो है वो काम करता है। सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के जरिए चलने वाला है ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसमें ट्रैक सर्किट भी होता है, ट्रेनों को कंट्रोल करने में अहम भूमिका भी निभाता है। अब समझते हैं बेहद आसान भाषा में कि कैसे बालासोर हादसे में एक ही जगह पर 3 ट्रैक्स की अलग अलग ट्रेनें आपस में टकरा गई। अशोक त्रिपाठी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में ही मौजूद है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, अनिल तिवारी जी, उनके पास भी हम जाएंगे। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अशोक त्रिपाठी सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आम भाषा में हम कैसे समझें कि इंटरलॉकिंग क्या होता है। आप हमें रेलवे के टर्म में जरा ही समझाइए कि एक ड्राइवर के लिए इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है। एक्चुअली जब ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ जाती है और एक फॉर्मेट में उसे एक रास्ता दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए रूट तय जो होता है, तो जिस रूट को वो तय करके, जिस पटरी को पकड़ करके, जिस सिग्नल को लेकर के वो चलता है ड्राइवर, नॉर्मली उसको हम कंट्रोल के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से ये शो करता है कि किस गाड़ी की क्या लोकेशन होगी, क्या स्पीड होगा, और वो दोनों को कंट्रोल में बैठा हुआ हमारा ऑफिसर कंट्रोल करता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इस हादसे में बेसिकली जो चूक हुई है वो हुई है मेंटेनेंस के कारण। सर, मैं ये समझना चाहती हूँ, ये मैप भी दिखा रहे हैं, हादसे वाली जगह भी दिखा रहे हैं, जरा आप हमें क्लोजली बताइए कि जब ये हादसा हुआ होगा इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है, कहाँ ट्रेन को जाना था लेकिन कहाँ चली गई, जरा समझाइए हमें। मैं आपको बताता हूँ उसकी क्लैरिटी। देखिए, जैसे कंट्रोल रूम में इसमें अभी एक पूरा जो सिस्टम है हमारा रेलवे के ट्रैक का मैप आप कह सकते हैं वो बना हुआ होता है और सिग्नलिंग होती है, जिससे जैसे ये है सो एक एक जो रूट है ये तय होता है, जैसे मेन लाइन का ये है। इसी तरह से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम से ट्रेन की क्या स्पीड होगी, उसका परफॉर्मेंस कहाँ पे इस समय ट्रेन लोकेट कर रही है, उसको कंट्रोल में बैठे हुए कंट्रोलर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है और वो कंट्रोलर तय कर देता है कि कौन सी ट्रैक पे कौन सी गाड़ी जाएगी। ये तय होने के बाद स्टेशन मास्टर को कंट्रोल तय कर देता है कि आपकी इस नंबर की गाड़ी इस
रूट्स को तय करेगी और इस स्पीड में जाएगी। नॉर्मली ड्राइवर बहुत ही ट्रेंड होते हैं, अगर वो टेंशन में नहीं है तो ऐसी कोई गलती होने का कोई चांस नहीं है किसी भी तरह से। होता क्या है कि जब आपने एक बार रूट तय कर दी मेन लाइन पे ले जाने के लिए और लूप लाइन में अचानक अगर फ्लक्चुएट करके अचानक आप उसको अगर मेन लाइन से लूप लाइन में लाएंगे तो जो गाड़ी की स्पीड है वो कंट्रोल करना उस समय कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ये जो इंटरलॉकिंग में खामी की बात कही जा रही है सर, कहा यह जा रहा है कि लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी, शायद लूप लाइन पर चली गई कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या उस वक्त क्या हुआ होगा? वो मैं आपको फैक्ट बताऊं, देखिए अभी सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, मैं किसी को अभी सीधा दोषी नहीं दूंगा, वो इसको किसी तरह से मैनेज करने की स्थिति में होंगे। वो चाहते भी हैं कि मैनेज हो जाए ताकि पब्लिक के बीच में रोष ना आए। वास्तविकता क्या है, मैं ये समझना चाहूंगी हाँ। कि जब ये रेल हादसा हुआ उस वक्त ट्रेनों की पोजीशन क्या थी? मैं यही कह रहा हूँ कि जब सिग्नल मिला होगा ड्राइवर को जिसके चलते उसने आगे कदम बढ़ाए, ट्रेन को आगे बढ़ाया, जरा समझाइए। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे ना ये मेन लाइन पे जब गाड़ी को क्लियर कर दिया जाता है तो ड्राइवर केवल और केवल अपने विजन का इस्तेमाल करके, ब्रेन का इस्तेमाल करके वो केवल और केवल वो एक ही चीज करता है कि सिग्नल को देख करके गाड़ी को लेके चलता है। जब गाड़ी मेन लाइन पे होती है तो उसका स्पीड लिमिट है कि भाई आप 60 के एमपीएच पे चलेंगे, 100 के एमपीएच पे चलेंगे, और वो कंट्रोल उसको बताता रहता है वॉकी टॉकी से कनेक्टेड होता है। तो वो जब चलने के बाद जब मालगाड़ी को आपने लूप लाइन में लाके खड़ा कर दिया है तो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। ड्राइवर इसमें से लूप लाइन कौन सी है? इसमें देखिए जो साइड की लाइन है ये लूप लाइन होती है जी। इधर एक होगी, एक लास्ट में होगी। मेन लाइन दो होती है, एक अप एक डाउन। तो ये अप और डाउन के लिए एक लिमिट है। वो अपने होम सिग्नल से उसको क्लियरिटी मिल गई, सिग्नल उसने देख लिया तो वो नॉर्मल स्पीड जो उसकी है 100 के एमपीएच की वो उस पर चलेगा। और जैसे ही वो उस पर चलेगा, अगर अचानक कंट्रोलर की तरफ से या टेक्निकल मैकेनिज्म के फॉल्ट की वजह से अगर गाड़ी लूप लाइन पे जाने लगेगी तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें ये नहीं हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। जब तक अगर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगा आप इस तरह के हादसे को नहीं रोक सकते। आप किसी को दोषी सिद्ध कर सकते हैं कि सिग्नल की प्रॉब्लम थी और वो इस वजह से डिरेलमेंट हो गया, वो एक अलग इशू है। सर अभी भी मैं इस बात को लेकर क्लैरिटी चाहूंगी कि इंटरलॉकिंग में ये बताया जा रहा है कि इंटरलॉकिंग जो है वो फेलियर है। यहाँ पर सिग्नल क्या दिया होगा, ड्राइवर ने उसे क्या समझा, कैसे आगे बढ़ाई, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये हादसे वाली जगह है सर, आप इस वक्त इस सारे घटना स्थल को, इस दुर्घटना वाले स्थल को देखकर क्या समझ पा रहे हैं? उस वक्त 7:20 यही मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जो राइट साइड में ये ट्रैक है ना, ये लूप लाइन है और ये जो बीच में दो लाइनें आप देख रहे हैं ये मेन लाइन है। जब आप मेन लाइन से थ्रू कर देते हैं गाड़ी को और गाड़ी चल रही है तो उस समय किसी भी अवस्था में ड्राइवर का ये क्लियर थॉट होता है कि उसको गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड में लेके जानी है। तो जो जितना उसकी स्पीड लिमिट है, मान लीजिए 100 kph है, मतलब कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है तो वो उसी पे चलेगा। और अचानक अगर सिग्नल चेंज कर दिया जाए या टेक्निकल मेंटेनेंस की फॉल्ट की वजह से गाड़ी डाइवर्ट हो रही है, जब तक वो कंट्रोल करेगा तब तक तो वो घुस जाएगा। उस वक्त क्या हुआ होगा सर? अगर बोला जा रहा है कि इंटरलॉकिंग में फेलियर हुआ है तो उस वक्त ड्राइवर को क्या कहा गया होगा, ड्राइवर ने उसे क्या कोड किया? उस समय ड्राइवर को इमीडिएटली लॉकिंग सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट इमीडिएटली कंट्रोल को पता चलता है। कंट्रोल को फॉल्ट का पता नहीं चला, अगर पता चल जाता तो वो गाड़ी को रोक लेता, क्योंकि कोई भी डिरेल नहीं कराना चाहता गाड़ी। ये बिल्कुल कहना गलत है। मेंटेनेंस का इसमें इशू है और मैं डे 1 से कह रहा हूं कि हमारे रेलवे के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंटेनेंस के ऊपर फोकस अभी कुछ दिनों से कमजोर हुआ है। उसको ठीक करने की जरूरत है। सर देखिए ये जो विंडो हम दिखा रहे हैं ये शायद कंट्रोल रूम में कुछ इसी तरीके से दिखा होगा। बिल्कुल। ये कंट्रोल रूम के अंदर का एक ग्राफिक है जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 7:20 पर क्या हुआ था। सब बताइए। मेरा आपसे एक ही चीज कहना है कि जब आपने मेन लाइन पे इसको थ्रू कर दिया गाड़ी को, उस समय आपको
आपके हाथ से सारी चीजें जा चुकी हैं। अब गाड़ी जब चल रही है और लूप लाइन में ऑलरेडी गाड़ी है, अगर टेक्निकल फॉल्ट हो गया किसी कारण, तभी गाड़ी अपने से चेंज कर रही है सर आऊंगी आपके पास इसी तस्वीर के साथ, लेकिन अनिल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेलवे एक्सपर्ट है, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर यहाँ पर एक टर्म जिसकी हम भी यहाँ पर स्टूडियो में बात कर रहे हैं कि इंटरलॉकिंग में फेलियर की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। एक आम भाषा में मेरे मन में भी ये सवाल है कि क्या होता है इंटरलॉकिंग, कैसे एक ही जगह पर अलग अलग ट्रैक्स पर खड़ी 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, और अगर 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हो भी गई है तो तीसरी तरफ से जो डाउनलिंक से दूसरी वाली ट्रेन आ रही है उससे कैसे सिग्नल नहीं मिला, क्या उसको ये नहीं बताया गया कि आगे रेलवे ट्रैक क्लियर नहीं है? क्या हुआ होगा 7:20 पर जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई? सर देखिए, अशोक जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम एक जो सेक्शन है उसकी पूरी एक पिक्चर है, उसका एक सारांश है, कहां पर कौन सी ट्रेन गुजर रही है, वो किस रूट से जाएगी, वो लूप लाइन पे जाएगी कि डाउन लाइन से वो कैसे बढ़ेगी, कौन सा सिग्नल वो क्रॉस कर चुकी है। ये पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम पे आपको एक पूरा कंबाइंड एक समग्र पिक्चर दिखाई देती है। पर यहां प्रॉब्लम सिर्फ इंटरलॉकिंग सिस्टम की नजर नहीं आ रही है। इंटरलॉकिंग सिस्टम के बाद में भी जो तीसरी ट्रेन टकराई है उसका इंटरलॉकिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जब आपका 2 ट्रेनों का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका है और उस ट्रेन के एक्सीडेंट से आप सामने वाली ट्रेन को जो आ रही थी डाउन डायरेक्शन से वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाए, मेरी जानकारी जहां तक है 4 मिनट का समय था, और अगर 120 की रफ्तार से भी अगर वो ट्रेन आ रही थी मतलब वो 8 किलोमीटर की दूरी पे उस समय रही होगी, और 8 किलोमीटर का समय किसी भी रिएक्शन टाइम बहुत सफिशिएंट रिएक्शन टाइम है। और रेलवे में बहुत सारे सिस्टम है, वॉकी टॉकी सिस्टम है, आप हॉर्न के पैटर्न होते हैं, अलग अलग तरह का हॉर्न है जिसको बजा के आप 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अलर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजों का फेलियर हुआ है। ट्रेन डिरेल हुई है कि इंटरलॉकिंग की प्रॉब्लम है कि पॉइंट की प्रॉब्लम है या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है, जो भी किया होगा, पर ये कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से ये मल्टीपल फेलियर है। आपके मेंटेनेंस का भी फेलियर है, बहुत सारी चीजों का एक साथ घटनाक्रम हुआ है और उसी की पिक्चर है कि ये इतनी वर्स्ट तस्वीर आपके सामने आई है। देखिए अनिल तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो कि डाउनलिंक से आ रही थी दूसरी तरफ से, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बों से टकरा गई, उससे रोका जा सकता था अगर उसको सिग्नलिंग प्रॉपर दी जाती, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर प्रॉपरली वहां तक कम्युनिकेट होता जी, चाहे वो आप वॉकी टॉकी की, चलिए एक लिमिटेड रेंज होती है जो एक स्टेशन रेंज में आने के बाद काम करती है, पर आपके पास मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास हॉर्न का जो लोको पायलट होता है उसके पास हॉर्न का एक पैटर्न होता है जिससे वो सूचित करता है कि भाई 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर उसकी रेंज है। वो जो 4 मिनट का समय बताया जा रहा है, मतलब वो ट्रेन उस समय 8 किलोमीटर अंदाजन दूर रही होगी, तो उस ट्रेन को अलर्ट किया जा सकता था। और किसी भी ट्रेन को रुकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक अगर अप्लाई होते हैं तो 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो बहुत सफिशिएंट है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पर वो जो पूरी रफ्तार से टकराई है इसका मतलब वो जो तीसरा हादसा था, जितना भीषण ये हादसा हो गया, जिस तरीके से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, उससे होने से रोका जा सकता था अगर पहले ये हादसा हुआ और उसके बाद बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को ये बता दिया जाता समय पर कि ट्रेन रोकनी है, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती, ये कहना चाह रहे। सर अगर ऐसा है तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस जो कि दूसरी तरफ से डाउनलिंक की तरफ से आ रही थी, वो कितनी दूरी पर देख सकती है, एक ड्राइवर कितनी दूरी पर देख सकता है, किस तरीके से पॉसिबल होता है रात में ड्राइवर के लिए पटरी पर देखना कि आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है जी, ड्राइवर नाइट में ज्यादा से ज्यादा जो है वो 250 से 500 मीटर के रेडियस में अपने जो उसकी बीम है, जो लाइट है, उस लाइट के अंदर देख सकता है। बात वहां गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी जो है वो केवल और केवल एक ही जगह पे है कि हम
उस जो मेन लाइन से जो लूप लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट सिग्नल को चेंज किए, और जब आप अचानक चेंज करेंगे चाहे फॉल्ट की वजह से या डिसीजन में लेट की वजह से, तो कंट्रोल नॉर्मली ऐसी गलती नहीं करता। हुआ क्या है कि जो इक्विपमेंट फॉल्ट है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होने की वजह से उसमें ये डिरेलमेंट के लिए वातावरण बना। और जब आप ऑलरेडी लूप लाइन में गाड़ी खड़ा कर चुके हैं तो आपको मेन लाइन से लूप लाइन में गाड़ी लेने के लिए कम से कम नहीं तो आउटर सिग्नल से होम सिग्नल, मतलब तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। आपके पास सिग्नल है, आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं स्पीड को। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका इक्विपमेंट बिल्कुल आपके कंट्रोल रूम में परफेक्ट दिखा रहा है। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, न्यू एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। ऐसी गलतियां इसलिए होती हैं जब मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस की आप यहाँ पर बात यस, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जब ट्रेनें चलती हैं, ग्राफिक्स दिखाएंगे। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को कंट्रोल करता है लाइन का ट्रैकमैन। पहले रेलवे का ब्रिटिश पीरियड से लेकर के पिछली सरकारों तक ये सिस्टम था कि दो लाइनमैन कंटिन्यूअस से एक दिशा से 5 किलोमीटर जाते हैं और वो देखते हैं कि फीस प्लेस तो कहीं ढीला नहीं हो गया, कोई बोल्ट ढीला नहीं है। उस ड्यूटी में अभी की जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सिंगल कर दिया पर्सन। अब एक व्यक्ति रात के अंधेरे में 5 किलोमीटर उसको चेक करना है, हो सकता है कि ना जाए, क्योंकि उसको डर है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उसके साथ, कोई जानवर ना काट दे, कोई डकैती ना पड़ जाए उसके साथ, चोरी ना हो जाए, घटना ना हो जाए। अभी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम लोगों ने, जब मैं बोर्ड में था, हम लोगों ने इस बात को हाईलाइट किया कि हमारे जो लाइनमैन हैं उनको डबल पेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाए और वो साथ साथ निकले, और निकलेंगे जब चेक करेंगे तो फॉल्ट आएगा तो वो तुरंत आइडेंटिफाई करके कंट्रोल को। ठीक है अनिल जी, यहाँ पर रेल मंत्री ने जो बयान दिया है हादसे को लेकर, ये कहा है कि दरअसल हुआ इंटरलॉकिंग फेलियर, जिम्मेदारी तय कर ली गई है, दोषी को पहचान भी लिया गया है और अब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सर स्टूडियो में इस पूरे मैप को समझाते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो इक्विपमेंट मेंटेनेंस फेलियर है, जिसकी वजह से कंट्रोल रूम में तस्वीर कुछ और थी लेकिन ट्रैक पर तस्वीर कुछ और थी, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि असल में उस वक्त क्या हुआ, सिग्नल क्या दिया गया होगा। आप आम भाषा में हम ये समझाइए कि एक ड्राइवर को कैसे सिग्नल मिलता है कि उसे ट्रेन की पटरी बदलनी है, ट्रेन पर इसी तरफ आगे जाना है, या फिर ट्रेन को लूप लाइन पर लाना है या रोक देना है, ये आप हमें समझाइए। मैं आपको सरल भाषा में। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, अनिल जी से मेरा ये सवाल है। देखिए ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल होगा और ड्राइवर की लाइन थ्रू होगी, इसीलिए वो पूरी स्पीड में जो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड स्पीड रही होगी उस सेक्शन की, उससे वो गुजर रहा होगा। चाहे वो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम हो या मैनुअल सेक्शन हो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। रही बात, जैसे कि अशोक जी ने भी पहले बताया कि ये सिर्फ इंटरलॉकिंग की प्रॉब्लम होती, तो इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम अगर सिस्टम आपका इतना कमजोर है जिसमें बहुत जल्दी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको बदल देना चाहिए। फिर आप वो टोकन सिस्टम पे आ जाइए, पुराना वाला जो सिस्टम है, कम से कम वो सेफ्टी तो इंश्योर कर रहा था आपकी। अगर आप इंटरलॉकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर की सेफ्टी इंश्योर क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि मेंटेनेंस का फेलियर भी है, वो कोई पॉइंट की कोई समस्या रही होगी कि उसी की वजह से ट्रेन डिरेल हुई होगी, डिरेल होने के बाद में वो लूप लाइन पे खड़ी हुई ट्रेन से टकराई होगी। ये आप यहां पर एक चीज और भी गौर करिए, अगर लूप लाइन पे पैसेंजर ट्रेन रही होती तो ये हादसा और कितना बड़ा हो सकता था। वो एक मालगाड़ी थी, एक गुड्स ट्रेन थी, सिर्फ यही जो ट्रेन डिरेल होती और यहीं तक मामला रोका जा सकता था अगर सही समय पर सही एक्शन लिया जाता। और जहां तक एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपसे समझना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल थोड़ी समय की कमी, लेकिन जितनी डिस्कशन हमने की उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आखिर इंटरलॉकिंग फेलियर क्या होता है, कैसे एक ही जगह पर ये 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फॉर अ ट्रिप।